नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि सीए कानून कभी भी वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा सार्वभौम अधिकार है और तो हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि सीए मोदी सरकार द्वारा लाया गया और इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सीए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में भाजपा की सरकार होगी तब हम घुसपैठ रोकेंगे। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह की राजनीति करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते घुसपैठ को बढ़ावा देंगे और शरणार्थियों के भारतीय नागरिकता लेने का विरोध करेंगे तो फिर लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी एक शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर नहीं समझती हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की सारी ताकत देता है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद इसी मामले में सहयोग करेंगे और वे सिर्फ अपनी अफवाह फैला रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस हफ्ते ही सीए कानून की नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कानून को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। उस दौरान सीएए कानून को लेकर काफी हंगामा हुआ था और देश की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर दंगा भी हुआ था। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सेशन कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल ने ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। ईडी ने अपनी अदालत से कहा था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है, जिसे सीएम ने सेशन कोर्ट को चुनौती दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर ईडी की ओर से 8 समन जारी होने के बावजूद एक में भी अमल नहीं किया है। सीएम के इस रुख को देखते हुए ईडी अदालत ने उसकी शिकायत की है। बता दें कि इस विवाद में शुरुआती दिल्ली आबकारी नीति के अनियमितताएं सामने आने के बाद सुर्खियों में है। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सीएए को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएए को लेकर गृह मंत्री के इंटरव्यू को प्रायोजित बताते हुए सरकार की नीति, नीयत और टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने आबादी और रोजगार के आधार पर सीएए कानून पर सवाल उठाए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सरकार बनने पर क्या सीएए कानून को वापस लिया जाएगा, तो इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी ही जाएगी। अदालत ही आगे भविष्य तय करेगी। प्रमोद तिवारी की यह प्रतिक्रिया अमित शाह के उस इंटरव्यू के बाद आई है जिसमें उन्होंने सीएए को कभी ना वापस लेने की बात कही थी। न्यूज एजेंसी के दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून कभी वापस नहीं जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुरक्षित करना हमारा सार्वभौम अधिकार है। हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है क्योंकि उसे वोट बैंक को मजबूत करना है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी कहा है उससे पूरा नहीं किया है। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान विपक्ष से इस बात पर भी हमला किया कि जिसमें सत्ता में आने पर कानून बदलने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि वे इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। सीएए को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लेकर आई है। सीएए को रद्द करना असंभव है। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है। अगली खबर, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सहित विभिन्न निकायों में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें पिछले 191 दिनों के हित अधिकारों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ व्यापक परामर्श का नतीजा शामिल है। समिति ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर में दूसरे चरण के स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे पहले समिति ने एक सदस्य के नाम न छापने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की थी कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव करने का सुझाव देगी। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी कि समिति एक दूसरे सदस्य के नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें स्वीकार करती है या अस्वीकार।
दूसरे सदस्य ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्राची मिश्रा द्वारा एक साथ चुनाव की आर्थिक व्यवहार्यता पर एक पेपर शामिल है। रिपोर्ट के साथ एक चुनाव कराने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का उल्लेख भी किया जाएगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सहित विभिन्न हित अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक पर विचार किया है। अगली खबर, सीएए को लेकर सीएम मंत्री केजरीवाल ने बयान पर शरणार्थी भड़क गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सीएए से कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसके बाद चोरी, डकैती और दुष्कर्म के मामले में वृद्धि होगी। इसके बाद अब गुरुवार को हिंदू शरणार्थियों ने सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा की तरफ से भी केजरीवाल को घेरा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए केजरीवाल से बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि केजरीवाल ने जो भी कहा है वह गलत है। उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्याओं का विरोध क्यों नहीं करते। वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बारे में तो ये नहीं बोलते। ये विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं और उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर प्रतिष्ठित निदेशालय ने छापा मारा है। ये छापेमारी अमेठी और लखनऊ समेत उनके कई ठिकानों पर की गई है, जहां तमाम कागजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही ईडी की टीम गायत्री की महिला मित्र गुज्जा देवी के घर भी पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने गुरुवार तड़के ही गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर रेड मारी है। ईडी के कई अधिकारी उनके घर के अंदर भी मौजूद हैं। किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो, इसको देखते हुए घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी और गंगागज मोहल्ले में गायत्री प्रजापति के घर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान घर के अंदर उनकी पत्नी और सपा विधायक महाराजा देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी मौजूद हैं। इस दौरान ईडी की टीम कई कागजातों को लेकर पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इससे पहले 16 जनवरी को हुई छापेमारी में गायत्री प्रजापति और उनके बेटे द्वारा कई कंपनियों के निवेश की जानकारी सामने आई थी। यह छापेमारी इस सिलसिले में की जा रही है। ईडी की टीम लखनऊ में गायत्री प्रजापति की महिला मित्र से भी पूछताछ कर रही है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी काफी सुर्खियों में रही थी। वे अमेठी विधानसभा सीट से विधायक हैं। राज्यसभा वोटिंग के दौरान उन्हें गैर हाजिर रहकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चौंका दिया था, लेकिन अब ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है। आखिरी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। उनकी राजनीतिक चहलकदमी से लगता है कि वह लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल बसपा ने अभी तक 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 5 मुस्लिम चेहरे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बसपा अपने किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि अमरोहा के सांसद दानिश अली की जगह डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को कांग्रेस टिकट दे सकती है, लिहाजा बसपा ने माजिद अली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर दया सिंह प्रजापति को बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। इस तरह मुरादाबाद में इरफान सैफी को तो पीलीभीत में अनीस अहमद खां को प्रत्याशी घोषित किया गया है। फिलहाल पार्टी के साथ अपनी आस्था जताने वाले बिजनौर से सांसद मलूक नगर की जगह विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका मुकाबला रालोद के चंदन चौहान से होगा, यानी यहाँ जाट और गुज्जर मैदान में है। कांग्रेस और सपा का प्रत्याशी घोषित होना अभी बाकी है। कन्नौज सीट पर अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी जोरों पर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।